चलिए तो आज हम पढ़ते हैं। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म का प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में है निम्नलिखित धातुओं में से सबसे सक्रिय धातु हैं। ए मैग्नीशियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम, डी जिंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सोडियम। सोडियम क्या होते हैं? सबसे एक्टिव धातु होते हैं या सक्रिय धातु होते हैं। ठीक है, उसके बाद है दूसरा है बॉक्साइड अयस्क का सूत्र है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाटर भी है 2H2O, सी है फेरस ऑक्साइड, ये आप कहें SnO2। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Al2O3.2H2O। ये आपका किसका सूत्र है? बॉक्साइड अयस्क का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद है आयरन पाइराइट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? अ चुंबकीय पृथक्करण, ब गुरुत्व पृथक्करण, स झाग उत्प्लावन, द विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा स। आयरन पाइराइट के सांद्रण के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? झाग उत्प्लावन। आपका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन है कैल्शियम सिलिकेट है। अ मिश्र धातु, ब गैंग, स धातुमल, द गालक। तो आपका जो कैल्शियम सिलिकेट है वो क्या है? स धातुमल है। क्या है? धातुमल है। उसके बाद है पांचवा स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं। अ कॉपर, जिंक तथा टीन, ब आयरन, क्रोमियम तथा निकेल, स कॉपर, आयरन तथा जिंक, द आयरन, टीन तथा एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? आयरन, क्रोमियम तथा निकेल। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो हैं पहला है अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। विस्थापन कहलाती है कि अवक्षेपण कहलाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन। हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। दूसरा है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क है। तो क्या है? हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है? तो आपका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क आपका क्या है? हेमेटाइट है। इसे आप हमेशा याद ही रखेंगे। ठीक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं। उसके बाद है तीसरा मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातु का खालिस्तान मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है कि उष्मांगी मिश्रण होता है? तो जो मिश्र धातु होता है वो दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है। हमारा चौथा क्वेश्चन है अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। भर्जन, निस्तापन। तो आपका आंसर हो जाएगा निस्तापन। क्या हो जाएगा?
निस्तापन कहलाती है। उसके बाद है निम्नलिखित को समझाइए। पहला अयस्क किसे कहते हैं या अयस्क क्या होता है। दूसरा है खनिज क्या होता है या किसे कहते हैं। धातुमल क्या होता है। चौथा है आपका गालक क्या होता है। तो उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अयस्क। क्या देखेंगे। अयस्क देखेंगे। तो अयस्क में क्या है। अयस्क किसे कहते हैं। धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा पर्याप्त होती है तथा अशुद्धियों कम मात्रा में होती हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क किसे कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा पर्याप्त में होती है और अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कम मात्रा में होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातुओं को शुद्ध रूप में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सभी अयस्कों का उपयोग धातु निष्कर्षण के लिए किया जा सकता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। उदाहरण है हेमेटाइट, बॉक्साइट आदि। ठीक है। उसके बाद है खनिज। खनिज में क्या कहा गया है। खनिज किसे कहते हैं। धातुओं के वे यौगिक जिनमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है तथा पृथ्वी के अंदर मिट्टी व अन्य अशुद्धियों के साथ पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज से धातु को शुद्ध रूप से प्राप्त करना क्या है, कठिन है। सभी खनिजों का धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता। मतलब सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता। सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन जो सभी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि उदाहरण है क्ले, अभ्रक आदि, ये सब क्या है, आपके खनिज हैं। उसके बाद है धातुमल। धातुमल क्या होता है। प्रगलन की प्रक्रिया में गालक पदार्थ अशुद्धियों से मिलकर कम गलनांक वाले जो गलनी पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। लोहे के प्रगलन में कैल्शियम सिलिकेट नामक धातुमल बनता है। ठीक है। यह आपका क्या है, कैल्शियम सिलिकेट धातुमल है। उसके बाद देखेंगे गालक। क्या देखेंगे, गालक। गालक वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित गलनीय अशुद्धियों से उच्च ताप पर क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक क्या हो जाता है, सिलिका है, बोरेक्स है आदि, ये सब क्या होते हैं, अम्लीय गालक होते हैं। उसके बाद बी है क्षारीय गालक। क्या है, क्षारीय गालक। तो इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड आदि क्या होते हैं, क्षारीय गालक होते हैं। उसके बाद है हमारा प्रश्न 4। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। पहला है एल्यूमिनियम धातु की जल वाष्प से अभिक्रिया। दूसरा है जिंक ऑक्साइड की सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अभिक्रिया। चौथा है सोडियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो देखते हैं पहला एल्यूमिनियम धातु की जल वाष्प से क्रिया। जब एल्यूमिनियम धातु की हम क्या करते हैं, जल से क्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और H2 गैस मुक्त होती है। उसके बाद है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की हम किससे करते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करते हैं। तो क्या बनता है, देखिए जिंक ऑक्साइड का हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, दो सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है और इसमें H2O क्या होते हैं, पानी बनता है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें क्या दिए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अभिक्रिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। उसके बाद है सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब हम चार सोडियम का ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न 5वां,
धात्विक ऑक्साइड से धातु के अपचयन की रासायनिक प्रक्रिया समझाइए। तो उत्तर क्या है? अयस्कों के ऑक्साइड में परिवर्तन के पश्चात धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। धातु ऑक्साइड को अपचायक तथा गालक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, तब धातु द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। गालक सरलता से न पिघलने वाली अशुद्धियों को हटाने में सहायता करते हैं। प्रगलन प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है। पहला है कार्बन अपचयन विधि द्वारा। किसे? कार्बन अपचयन विधि द्वारा भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या कार्बन के साथ प्लास्ट भट्टी में उच्च ताप 700 डिग्री सेल्सियस से 1800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे धातु अपचयित होकर पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। कौन सी विधि में? कार्बन अपचयन विधि में। उसके बाद है रासायनिक अपचयन विधि। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग कर विस्थापन विधि द्वारा धातु को पृथक किया जाता है। हमने पूर्व में देखा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन या जिंक चूर्ण डालने पर कॉपर अवक्षेपित हो जाता है। अभिक्रिया है, देखिए ये कॉपर सल्फेट है, आयरन है, तो क्या बन रहा है हमारा? फेरस सल्फेट बन रहा है। जो कॉपर हो रहा है वो क्या हो रहा है? मुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट का हम जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जिंक सल्फेट बनता है और जो कॉपर है वो मुक्त होती है, ठीक है, अवक्षेपित हो जाती है। उसके बाद है प्रश्न छठा। प्रश्न हमारा छठवा क्या है? संक्षारण क्या है? संक्षारण से बचने के उपाय बताइए। तो उत्तर है धातुएं शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी से क्रिया करके उनके यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। लोहे की ऑक्सीजन और जल से क्रिया को जंग लगना कहते हैं। संक्षारण से बचने के उपाय: पहला है धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए। दूसरा है धातुओं के ऊपर तेल की परत लगानी चाहिए। तीसरा है धातुओं पर दूसरी धातु की परत चढ़ानी चाहिए। प्रश्न सातवां है किसी धातु एम के विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण के लिए एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य क्या होंगे? उदाहरण द्वारा समझाइए। कॉपर है धातु कॉपर लेते हैं। इसके विद्युत अपघटनीय शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ एनोड तथा शुद्ध कॉपर की पतली छड़ कैथोड लेते हैं तथा विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट का अम्लीकृत विलयन होता है। प्रक्रिया है जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन में उपस्थित धनायन धातु आयन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाकर धातु के रूप में अपचयित हो जाते हैं। धन इलेक्ट्रोड से धातु के परमाणु ऑक्सीकरण होकर विलयन में घुलते जाते हैं। विलयन में घुलने के बाद ये आयन भी कैथोड की ओर चले जाते हैं। एनोड में धातु के साथ मिली हुई अशुद्धियाँ प्रायः अविलयशील होती हैं। जैसे जैसे एनोड से धातु के परमाणु विलयन में प्रवेश करते हैं वैसे वैसे एनोड का पदार्थ कम होता जाता है तथा अशुद्धियाँ एनोड के नीचे तल पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख या कीचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख या कीचड़ कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड है शुद्ध कॉपर की पतली छड़, एनोड है अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़। ये जो दिख रहा है वो क्या है? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन है। ये जो जम रहे हैं ये क्या है? एनोड पंख या कीचड़ कहलाते हैं। उसके बाद है प्रश्न आठवां अयस्कों के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा है झाग उत्प्लावन विधि। तो उत्तर है गुरुत्व पृथक्करण विधि। तो क्या होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि? जब अयस्क, जिसे हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जब अयस्क तथा अशुद्धियों के आपेक्षिक घनत्व में अंतर होता है
तब अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर पानी की धारा प्रवाहित कर हिलाया जाता है, जिससे अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं एवं अशुद्धियाँ ऊपर तैरने लगती हैं, जिन्हें अलग कर लिया जाता है अथवा वे पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाती हैं। यह विधि प्रायः कार्बोनेट तथा ऑक्साइड अयस्कों के सांद्रण के लिए प्रयुक्त होती है। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण भी इसी विधि से किया जाता है। उसके बाद है दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर चुंबक पर चलने वाले रबड़ के पट्टे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। अचुंबकीय पदार्थ पट्टे के ऊपर से ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार दो देर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। इस विधि का उपयोग टिन के अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को पृथक करने हेतु किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि देखिए, पिसा हुआ है, देख रहे हैं आप, कन्वेयर बेल्ट है, ये चुंबकीय रोलर है, चुंबकीय पदार्थ है और यहाँ पर अचुंबकीय पदार्थ दिया हुआ है। उसके बाद है झाग उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। इसमें अयस्क के बारीक चूर्ण को पानी, पाइन ऑयल तथा झाग बनाने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर टंकी में रखा जाता है तथा उसमें वायु प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल से चिपककर झाग के साथ ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि गैंग अशुद्धियाँ पानी में भीगकर नीचे बैठ जाती है। ऊपर बने झाग को अलग करके सुखा लिया जाता है, जिससे सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। झाग उत्प्लावन का ये चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पानी, पाइन ऑयल, झाग बनाने वाला पदार्थ है, वायु प्रवेश है, झाग सल्फाइड अयस्क है, जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे बैठ जाती है। उसके बाद हमारा प्रश्न 9वां, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। यह आपका छत्तीसगढ़ 2019 में सेट A, B, C में पूछा हुआ प्रश्न है। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन, रासायनिक समीकरण सहित बताइए। तीसरा है वात्य भट्ठी का चित्र। तो देखते हैं उत्तर। पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण हेतु गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। आप इसके विस्तार हेतु प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर 1 देखेंगे। दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अपचयन के लिए प्रगलन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह वात्य भट्ठी द्वारा होता है। भर्जित अयस्क का प्रगलन। भर्जित अयस्क को कोक तथा चूने के पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर वात्य भट्ठी में प्रगलित करते हैं। जैसे जैसे चार्ज नीचे की ओर जाता है, उसे भिन्न भिन्न तापक्रमों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रारंभ में ताप 200 डिग्री सेल्सियस तथा अंत में 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वात्य भट्ठी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अपचयन का क्षेत्र है, हम पहले देखेंगे अपचयन का क्षेत्र। क्या देखेंगे? अपचयन का क्षेत्र 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस। देखिए, 2 कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का किसे कर रहे हैं? फेरस ऑक्साइड है, तो ये क्या बनाता है? 2 फेरस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? फिर उसी से क्रिया करता है, फिर फेरस ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? फेरस बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये स्पंजी लोहा होता है। ठीक है, इसमें क्या है? इस प्रकार आयरन ऑक्साइड आयरन में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। उसके बाद है धातुमल। धातुमल में क्या होता है? किसमें गर्म किया जाता है? 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब कार्बन के साथ होता है तो क्या बनते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं और दो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड का हम सिलिकेट से करते हैं, तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, जो धातुमल है। ठीक है, उसे दहन तथा गलन क्षेत्र।
1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर स्पंजी आयरन पूर्ण रूप से पिघल जाता है। पिघला हुआ लोहा बचे हुए कार्बन में संतृप्त हो जाता है। धातुमल भारी होने के कारण नीचे एकत्रित हो जाता है, जिसमें कुछ मात्रा में सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज की अशुद्धियाँ होती हैं। इसे कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा लोहा कहते हैं। देख लीजिए, ये चित्र दिया हुआ है भर्जित अयस्क का चूना पत्थर, कोक। यहाँ पर व्यर्थ गैस है, अग्निहित ईंटें हैं, देख सकते हो, गर्म हवा, धातुमल, पिघला लोहा, वात्य भट्टी। उसके बाद हमारा प्रश्न 10वां है, जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए। तो ये बहुत मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जंग लगने का विद्युत रासायनिक। या आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर है, जंग का विद्युत रासायनिक सिद्धांत अशुद्ध लोहे की सतह इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। इसमें शुद्ध लोहा एनोड, अशुद्ध लोहा कैथोड तथा नमी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जल, ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आपका क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके बाद एनोड पर है फेरस, फेरिक आयन के रूप में विलयन में चला जाएगा, तो फेरस है, फेरिक के रूप में आयरन में विलयन में चला जाएगा। उसके बाद है फेरिक हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर फेरस हाइड्रोक्साइड बना देता है, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जो नमी की उपस्थिति में जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। यही जंग है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, यही क्या है? आपका जंग है। ये मोस्ट एमपी होता है, ये आपके हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। देख सकते हैं आप, फेरिक ऑक्साइड है, हाफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्या का निर्माण करता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? Fe2O3.X(H2O) जंग का ये फार्मूला है। उसके बाद है कारण बताइए। तो पहला है, आभूषण बनाने के लिए सोना, चांदी तथा प्लेटिनम धातुओं का उपयोग किया जाता है। क्यों? कारण बताइए। तो उत्तर है, सोना, चांदी एवं प्लेटिनम उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं तथा कठोर व कम क्रियाशील होती हैं, अतः इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सेकेंड है, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो उत्तर है, अधिक सक्रिय धातुएं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं। खुले में रहने पर ये वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बना लेती हैं, इसलिए इनका ऑक्सीजन से संपर्क रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फार्मूला दिया है, सोडियम ऑक्साइड का जब जल से क्रिया बनकर है तो क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहे हैं। उसके बाद तीसरा है, एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता है, बर्तन निर्माण आसानी से किया जा सकता है तथा यह जंगरोधी होता है क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा? इसमें का जो तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा, एल्यूमिनियम अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता है, बर्तन निर्माण आसानी से किया जा सकता है तथा यह जंगरोधी होता है क्योंकि इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है तथा ऊष्मा का चालक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? कारण बताइए। तो कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि इससे अशुद्धियाँ वाष्पित हो जाती है जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। उसके बाद है हमारा
आप पेज नंबर अपना बुक में देखेंगे 139 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रश्न 1 है, हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक कम क्यों हो जाती है? तो उत्तर है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बना लेती है, जिससे इनके ऊपर मलिन परत चढ़ जाती है और चमक कम हो जाती है। प्रश्न 2 है, सोना और प्लेटिनम का उपयोग गहने बनाने में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है गहने बनाने में? तो सोना, प्लेटिनम तथा, इसका उत्तर है सोना, प्लेटिनम तथा चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते तथा कठोर व कम क्रियाशील होते हैं, अतः इनका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है। प्रश्न 3 है, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो पहला है लेड से, जब लेड से हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं? लेड ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम का जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम का जब हम ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। उसके बाद है पेज नंबर 140 में दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। क, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया। ख है, लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया। तो क है, कैल्शियम वाटर के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और H2O गैस मुक्त करता है। उसके बाद है फेरस के साथ फेरस में तो आयरन है ना, वो वाटर के साथ जब जल वाष्प के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। प्रश्न 2 है, एल्यूमिनियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस बनती है? अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक, तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। इसके बाद है अम्लराज किसे कहते हैं? 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। यह आपसे पूछा भी जाता है कि अम्लराज किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 3 भाग क्या होते हैं? सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग सांद्र किसका? नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? अम्लराज कहते हैं। सोना केवल अम्लराज में घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका रासायनिक समीकरण भी दिया हुआ है। 3HCl प्लस HNO3, तो क्या बनेगा? NOCl प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन गैस मुक्त होती है। उसके बाद है हमारा पेज नंबर 147। प्रश्न 1, आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखें। तो आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के नाम तथा सूत्र निम्न है। अयस्क का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। सूत्र का है Fe2O3 Fe3O4। ठीक है। प्रश्न 2 है, हेमेटाइट का जो सूत्र है वो Fe2O3 होगा, मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, एक एक बढ़ जाएंगे। Fe2 है वहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटाइट में Fe3 हो जाएगा और O3 हेमेटाइट में, तो यहाँ पर मैग्नेटाइट में O4 हो जाएगा। प्रश्न 3 है, सल्फाइड अयस्कों को किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो उत्तर है, सल्फाइड अयस्कों को भर्जन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। प्रश्न 3 है, सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके यौगिकों से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्यों? तो यहाँ पर उत्तर है, अधिक शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके यौगिकों से इस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न 9 है, 149 मतलब 149 बुक का पेज नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर है। तो प्रश्न 1 है, वात्य भट्टी में तापक्रम उच्च बनाए रखने हेतु कौन सी अभिक्रियाएं सहायक होती हैं? तो उत्तर है, वात्य भट्टी में तापक्रम उच्च बनाए रखने हेतु ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर आयरन तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, मिलकर क्या बना रहे हैं? आयरन बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। प्रश्न 2 है,
लोहे के निष्कर्षण हेतु वात्य भट्टी में गालक के रूप में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो लोहे की निष्कर्षण हेतु वात्य भट्टी में गालक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पेज नंबर 153 में दिया हुआ क्वेश्चन। पहला है, अधिक लवण युक्त जल में संक्षारण की दर किस प्रकार प्रभावित होगी? अधिक लवण युक्त जल में संक्षारण की दर किस प्रकार प्रभावित होगी? तो उत्तर है, अधिक लवण युक्त जल में संक्षारण की दर अधिक शीघ्रता से होती है, इसलिए समुद्र के पास के इलाकों में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। दूसरा है, मिश्र धातुएं क्यों बनाई जाती है? तो मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण धातु की गुणवत्ता बढ़ाना, उसे कठोर बनाना तथा धातु के गलनांक को कम करना है, इसलिए मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। आपका लास्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो उत्तर है, अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके धातु को संचारण से बचाया जा सकता है, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर यह आप चैनल आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।